अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक है आप? आज की जो बात है मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान की मौजूदा हालात के बारे में है कि हमारे ये जो हालात हैं सियासी और इस वक्त जो चेंजेस गवर्नमेंट में आ रही हैं, कुछ एडवाइज़र्स और मिनिस्ट्रीज़ में चेंजेस आ रही हैं, कुछ आने वाली हैं और इख्तिसाम का एक नया अंदाज नज़र आ रहा है मुल्क में। और इमरान खान साहब की एक बहुत ज़्यादा संजीदगी और मुस्कुराहट से बिल्कुल साफ चेहरा, सपाट चेहरा, और जब आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को सुन रहे हैं तो जो उनके चेहरे के तासरात हैं वो जैसे आदमी बिल्कुल सपाट होता है कि आप उसकी रीडिंग ही ले सकते हैं कि वो आपकी बात को कैसे ले रहा है और कैसे सोच रहा है। और जिस तरीके से उनकी जो है एक बॉडी लैंग्वेज बता रही है, और आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जो और सदर की जो आपस में पिछले दिनों की मीटिंग्स हैं और आईएसआई के हेडक्वार्टर का इमरान खान साहब का दौरा है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे मामलात से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको ज़हन दिया होता है, वो अहम चीज़ों की बू सूंघ लेते हैं और कुछ बड़ा होने जा रहा है इसको पा लेते हैं। और जाहिर सी बात है, अब ऐसी मीटिंग्स में कोई आदमी खुद तो शरीक नहीं हो सकता और हर जगह आदमी का सोर्स भी नहीं होता। तो अब मेरी ये कम से कम आदत नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने किसी ऐसे आदमी से सुना है और वो मुझे बता रहा था, या मैं किसी न्यूज़ वाले साथी से ही अर्ली बात सुन लूँ और बहुत पहले सुन लूँ, यानी अभी खबर वो बड़ी नशर ना हुई हो, ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनी हो और मुझे इत्तेफाक से पहले सुनने का मौका मिल जाए या कोई चीज़ मेरे इल्म में आ जाए सोशल मीडिया से ही, और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे या प्रिंट मीडिया से। किसी आदमी की फोरसाइट होती है, वो बहुत दूर तक देख लेता है, मामला फहम होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं और इंसान आप इसको बाद वक़्त ख़बर बना के पेश कर देता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं एक रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक सहाफ़ी नहीं हूं, मैं एक तज्ज़िया करने का आप समझ लें कि मेरा वो थोड़ा सा है कि मैं तज्ज़िया कर सकता हूं, जो एनालिसिस कर सकता हूं कि वो न्यूज़ के बारे में अपने व्यूज़ दे सकता हूं कि वो क्या है और क्या होने जा रहा है, और एक स्पेकुलेशन है और एक अंदाज़ा होता है ये, और तज्ज़िया निगार यही करते हैं। और उसको थोड़ा रियलिटी बेस्ड एनालिसिस होना चाहिए, बिल्कुल हवा में ऐसे तीर छोड़ना जिनका कोई आगे निशाने पे कोई चीज़ ही नहीं है और आप वापस सारे आके खाली ऊपर जाते हैं और खाली नीचे आके गिर जाते हैं, या सामने फेंकते हैं तो कहीं लगते भी इस बीच पे गिरते हैं। ऐसे तीर नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन मेरी जो एक इस वक्त जजमेंट है वो ये है कि, और ये ज़रूरी है ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सोच ले, और यकीनन अगर मैं सोच सकता हूँ तो गवर्नमेंट के अंदर और जो जिनके साथ मामला हर वक्त पेश आ रहे हैं वो कैसे नहीं सोच सकते। तो इस वक्त जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इमरान खान को हर हाल में मजबूत किया जाए, और जो कि मेरे ख्याल में किया जा रहा है। और इमरान खान को इस सिस्टम की तब्दीली के लिए एक नेमतें गैर मुतबरका समझते हुए इस्तेमाल किया जाए कि एक इंसान अपने अंदर हौसला रखता है, अपनी जान के जाने के खौफ से बेखौफ होके वो सब कुछ कर गुजरना चाहता है इस मुल्क के लिए। तो ये चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है सियासी क़यादत में कि एक आदमी अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के लिए हर वो चीज़ कर जाना चाहता हो जो उसके लिए ठीक है और ज़रूरी है और अच्छी है और उसके फ्यूचर के लिए उम्दा है। इमरान खान इसी तरह के इंसान हैं, निडर हैं, सेक्रीफाइस करने का जज्बा रखते हैं और लोगों के लिए हर वक्त बेहतरी सोचने वाले इंसान हैं। अब उनको इस तरह मजबूत किया जाना चाहिए, वक्त का तकाजा है कि आने वाले 3 सालों में अल्लाह ताला अगर उनकी ज़िंदगी में बरकत डालते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं
तो वो ऐसा कुछ कर जाए, उनके ज़रिए उनके हाथों करवा लिया जाए, स्टेट यानी ये करवाए, स्टेट खुद ये चाहे और उसमें इमरान खान को इस्तेमाल करे, जो कि तैयार है इस्तेमाल होने के लिए, कि फिर ये सिस्टम जो आज सही होने जा रहा है, इसमें दोबारा उन लोगों का लौट आना कभी पॉसिबल ना हो जो पहले पाकिस्तान को इन हालात तक पहुंचा चुके हैं। वो अनासर चाहे सियासत में है, वो अनासर चाहे एस्टेब्लिशमेंट में है, वो कहीं भी है, उन अनासर से इस मुल्क को ऐसे सिस्टमेटिकली पाक कर दिया जाए कि दोबारा ये अंदेशा भी ना हो कि वो लोग या उस तरह के लोग, कोई और लोग, उस सोच वाले लोग, क्योंकि असल तो उन लोगों की बात नहीं, उस सोच की बात है, उस सोच वाले लोग दोबारा पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार ना आए और सिस्टम ऐसा हो, इदारे इतने मजबूत हों, अगर कहीं से कोई ऐसा वायरस सर निकाले तो सिस्टम उसको ट्रैक करे और सिस्टम उसका कला कमा करे और वो अपना खेल ना खेल सके। क्योंकि अगर ये नहीं होता और इसकी इशारे नहीं मिलते कि ये किया जा रहा है और ये किया जाएगा और ये मद्देनजर है इस वक्त स्टेट के और एस्टेब्लिशमेंट के, तो लोगों में ये खौफ कि यही लोग जो आज बाहर बैठे हैं कल को वापस इक़्तिदार में आ गए, जैसे कि पहले होता रहा है, सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आती तो अपने लोगों को भर्ती करती, गैरों को निकालती और इंतकामी कार्रवाइयाँ, और अगर दूसरी पार्टी आती तो वो अपने लोगों को भर्ती करती और गैरों को निकालती और इंतकामी कार्रवाइयाँ और शो ऑफ थोड़ा सा, यानी कि एक तरह से या तो मिलजुल के खाने का अंदाज या फिर एक दूसरे की लेग पुलिंग और मुल्क के साथ कोई हमदर्दी ना होने का अंदाज, कि आज तक मुल्क के लिए जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी, कभी कभी हम पढ़ते रहे हैं कि ऐसे ऐसे मौके इस मुल्क को मिले कि बड़ी खुशहाली इस मुल्क में आ सकती थी, क्या क्या ऑफर, क्या क्या चांसेस मुल्क के बैन अवी सतह पर इसको मिले, जिनको अगर पाकिस्तान अवेल करता तो आज पाकिस्तान खुशहाल तरीन मुल्कों में होता। और वो फैसले हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ बैठे हुए बड़े लोग हैं, उन्होंने वो नहीं लिए, और उन्होंने वो इसलिए नहीं लिए कि वो किसी और के मुफाद के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर रह के वो गैरों के साथ उनके तल्लुकात थे और उनके खुश करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को फ़ायदा ना पहुँचाया और वो मौके मिस किए, और पाकिस्तान हर वो दरवाज़ा जो उस पर खुल सकता था वो पाकिस्तान में ना खुल सका। वो तजारत में हो, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हो, वो हमारी ज़राअत में हो, हर जगह पॉलिसीज़ और फाइलें गलत तरीके से चलाई गई और मुल्क को कभी भी खुशहाली के लिए जो है वो टारगेट करके पाकिस्तान के लिए किसी ने काम नहीं किया। मासवाए चंद अदवार हैं और वो सारे अदवार इत्तेफाक से फौजी हुकूमत के हैं, जिसमें इस मुल्क ने कुछ तरक्की की और जिसमें इस मुल्क ने बेहतर हालात उसके हुए और खुशहाली आई, या इंडस्ट्री ने तरक्की की या ज़राअत ने तरक्की की। वो दौर सारे के सारे इत्तेफाक से माशाल्लाह जिसे हम कहते हैं वो आर्मी का टेक ओवर था। किस गवर्नमेंट ने, सबको पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से 60s और 70s में 60s में ऊपर जा रहा था, तो अयूब खान की हुकूमत का गिरना और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का बनना और फिर उसमें इदारों को नेशनलाइज करने की पॉलिसी और एक नया सोशलिज्म का जो है वो तजर्बा करना, मुल्क को कहाँ पीछे ले गया। वो मुल्क फिर वो अपने पाँव पे खड़ा होने वाला था, जो वो पीछे ही पीछे जाता गया। और फिर यूँ यूँ सियासी गवर्नमेंट्स बनती गई, सियासी लोगों को मौका मिला अपनी अखाड़ पिछाड़ में, उन्होंने जो है वो मुल्क का क्या हाल कर दिया। फिर आप जानते हैं कि एक मार्शल्लाह आया जिसने मुल्क में अमन भी लाया और माशी इस्तेकाम भी लाया और
11 साल के माशाल्लाह में कीमतों का इस्तेहकाम देख लें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मेडिसिन में यूज़ करता था जो 10-11 साल उसकी कीमत बढ़ी ही नहीं, जो उसकी कीमत थी तकरीबन वही रही। इसी तरह चीनी, आटा, दालें ऑलमोस्ट उसी सतह पे रही जिस पे वो पहले थी। फिर एक और दौर आया है जी, वो मुशर्रफ का दौर था, जो तीसरा आर्मी का दौर था। उसके अंदर आखिरी 2 साल, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप फिगर्स निकाल के देख सकते हैं, जो काफ लीग के साल थे, जिसमें शौकत पलीद जो है था, वो इंसान शौकत पलीद मैं कहता हूँ, मैं दिल ही नहीं करता कि शौकत अजीज कहूँ, अजीज तो अल्लाह के नामों में से नाम है, ये शौकत पलीद था। वो पहले वज़ीर ख़जाना बना और फिर उसको वज़ीर आज़म बनाया गया। ये काफ लीग की हुकूमत थी और सियासी लोगों ने आखिरी 2 सालों में इस मुल्क में, मुशर्रफ ने तो सियासी गवर्नमेंट इसलिए बनाई कि वो सियासत को मुल्क में मजबूत करना चाहता था और चाहता था कि आइंदा मार्शाला ना लगे। लेकिन सियासियों ने जो किया और इंतहाब उससे शौकत पलीद का जो गलत हुआ, उस शौकत पलीद ने आके पाकिस्तान में महंगाई की ऐसी बुनियादें रखी हैं कि जो आज महंगाई है ये उसके दौर में इसकी बुनियाद रखी गई। उस वक्त ही हम बाजार में जाते थे कोई चीज़ें लेने के लिए, तो लोग बिजनेसमैन हैरत से कह रहे होते थे, यार ये गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही। पहले एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था या कुछ इदारे थे जो फैसला करते थे कि पाकिस्तान ने कौन सी चीज़ कितनी एक्सपोर्ट करनी है। ये देखने के बाद कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मुल्क के अंदर रखनी है और जो फालतू है वो एक्सपोर्ट करनी है। अब इस गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये बना ली है कि एक्सपोर्ट ओपन कर दी है और एक्सपोर्ट में आप जो आदमी अपनी चीज़ को जहाँ चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है। इससे इररिलेवेंट कि वो मुल्क में शार्ट हो जाएगी, कल को फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये पहले सारे प्याज, आलू और बाहर भेज देते हैं और जब अपने मुल्क में शार्ट हो जाते हैं बाहर से मंगवाना भी इन्होंने ओपन कर दिया कि जो मंगवा लें बाहर से। ये कौन सा तरीका है? कभी ऐसा होता है कि आप इस तरह करें कि आप पहले बाहर जाने दें सब कुछ, फिर अपना कम हो जाए, फिर बाहर से महंगे दामों मंगवाएंगे, ज़्यादा उस पर ड्यूटी लगेगी, कस्टमर लगेगा, उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, वो महंगी मिलेगी वो आपको चीज़। अपनी चीज़ें तो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे दिया कि वो अपनी चीज़ें अपने मुल्क में बेचेगा तो सस्ती बिकेगी, बाहर मंडी ऐसी तलाश करेगा जहाँ शार्ट है तो वो महंगी बिकेगी। गोया आपने एक दफ़ा एक्सपोर्ट करने वाले को कमाने का मौका दे दिया, उसमें से आपने कुछ अपना हिस्सा निकाल लिया। जब सारा कुछ आना जाना होगा तो पैदा करता है ना आदमी पैसे। तो गोया के गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स से जो करप्शन हमारे यहाँ है, जो रिश्वतखोर हमारा सारा वो माफिया है, उसको बिजनेस इस सूरत में कमीशन मिलता है और लेन देन और बीच में हिस्सेदारियाँ होती हैं। फिर जब यही लोग वापस दोबारा बाहर से मंगवाएंगे तो फिर एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, उसमें फिर ये लोग पैसे खाएंगे। तो इस तरह से एक करप्शन का जो कल्चर है उसको दो धारी तलवार से मुल्क के अवाम के ऊपर चलाया और दोनों दफ़ा उन्होंने अपना कमाया और अवाम के हिस्से में महंगाई आई। फिर गवर्नमेंट ने गंदम के रेट को स्मगलिंग रोकने की जगह स्मगलिंग को रोका जाए और स्मगलिंग ना होने दी जाए ताकि मुल्क की गंदम आटा बाहर ना। उस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ था और अभी भी वह मौजूद है। तो अफगानिस्तान में गंदम बहुत ज़्यादा महंगे दामों, डॉलर्स में डिमांड थी और डॉलर में ख़रीदारी थी, वहाँ पे डॉलर्स बहुत थे। तो जब वो बाहर जाती तो बहाना ये बनाया गया कि अगर किसान को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए यहीं पे उसकी गंदम की उसका, तो वो बाहर नहीं बेचेगा। मतलब एक ये है कि आप उसकी जो है किसान के लिए आप जो है वो स्मगलिंग रोक के अपने मुल्क में आप गंदम को अवेलेबल करें और गंदम बाहर ना जाए और ताकि आपको फिर मंगवानी ना पड़े। वो तो आप नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट वहाँ कुछ नहीं करेगी, वो जाती रही। आपने ये किया कि आटे की कीमत को बढ़ा दिया ताकि वो जो है उसको यहीं पे पैसे मिल जाए और वो बाहर अपनी गंदम इधर उधर सेल न करके पैसा कमाना चाहे। तो ठीक है, उसको पैसे जब यहाँ मिलेंगे तो वो वहाँ भेजने की सरदर्दी में क्यों पड़ेगा। लेकिन आपने ये देखा कि 640 या जितनी भी सरकारी खरीदारी मन की चल रही थी उसको एकदम अपने बढ़ा के 1000 समथिंग कर दिया और फिर 1100 कर दिया और आज 1300 से भी ज़्यादा है। तो मुल्क के अंदर आपने आटे जैसी बुनियादी चीज़ को इतना महंगा कर दिया कि मुशर्रफ के आखिरी 2 सालों में जो महंगाई थी वो ये थी कि जब काफली की हुकूमत बनी तो आटा जिस रेट पे था उससे बढ़ते बढ़ते मुशर्रफ जब हटा तो आटा 280 रुपये का 85 रुपये का तोड़ा था, जो कि
डबल तकरीबन हो चुका था उससे कि जब काफ लीग की हुकूमत आई उससे। लेकिन आज वो देखें, वो जो क्योंकि बीच में सूल बना गया, महंगा करने के तरीके ऐसे लगा गया शौकत पलीद, तो आज वही आटा फिर बढ़ते बढ़ते 1000 से भी ऊपर चला जाता है और कभी फिर वापस 800 पे आके ब्रेक करता है, इससे नीचे तो नहीं जाता है। वो चीज़ जो अवाम ने हर हाल में इस्तेमाल करनी थी और हर वक्त आटे के बगैर किसी गरीब आदमी का गुजारा नहीं है ना अमीर का, उस चीज़ को कहाँ 85 रुपये तोड़े से 185 और 285 रुपये तोड़ा कर दिया गया और आज वो आटा इतना महंगा है कि आपके सामने है। इसी तरह चावल मुझे अच्छी तरह याद है 35 रुपीज़ के जी थे जो सुपर कर्नल बासमती था, और फिर अगले 2 सालों में वो चावल भी 70 से क्रॉस हो गए, यानी ऑलमोस्ट डबल जो है वो हो गए। तो महंगाई इस दौर में हुई। फिर जब जमहूरियत का दौर आया तो अब ये जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, जिस तरीके से गवर्नमेंट में लोग आते हैं, अब इसका एक मेरे दिल में तजवीज़ ये आती है कि सबसे जो फोकस करना चाहिए पाकिस्तान में वो है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको सिंपल, आसान और सस्ता किया जाए। सिंपल, आसान और सस्ता। वो हर आदमी जो मुनासिब हैसियत रखता है वो इलेक्शन लड़ सके, उस अखराजात उसके अंदर उनको ना हो कि वो हर हाल में 15-15 करोड़ और 15-15 लाख का इलेक्शन ना रहे, बल्कि वो इलेक्शन ऐसा सिस्टम किया जाए कि इलेक्शन सस्ता हो। पूरी दुनिया में इलेक्शन को महंगा किया गया है और इलेक्शन की इस महंगा होने की वजह से फिर बहुत सारे अवामल इलेक्शन में ऐसे आ जाते हैं जो कल जाके फिर वो मसाइल पैदा करने का बायस बनते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कोई देने वाला मुहैया करता है और फिर वो मुहैया करके कल को अपना फैसलों में अपना जो है हिस्सा लगवाता है और अपने लिए बेनिफिट्स उठाता है। जब इलेक्शन ही ना महंगा हो और आदमी आसानी से इलेक्शन लड़ सके, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत ना हो, तो वो अपनी राय में, अपने फैसलों में आज़ाद हो। फिर है इलेक्शन सस्ता भी हो, इलेक्शन फेयर भी हो। मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इलेक्शन ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कोई बनाया जाए कि जिसमें धांधली का इम्कान, चांस किसी सूरत रह ही न जाए कि वो धांधली हो भी सकती है। शफाफ और सस्ता इलेक्शन जिसमें शरीफ आदमी, एक कॉलेज का प्रोफेसर, एक स्कूल टीचर भी हिस्सा ले सके। तो जब तक ये चीजें नहीं की जाएंगी, आप अपने सिस्टम के अंदर वही लोग लाएंगे जो बहुत ज्यादा अमीर हैं। फिर वो बहुत ज्यादा अमीर लोग जो हैं उनके अपने मफादात हैं, उनकी इमारत की बुनियादें हैं। फिर उसी तरीके से फिर वो चाहेंगे कि वही सिस्टम चले ताकि हमारी इमारत बढ़ती रहे और हम सेफ भी रहे, हमारा पता भी ना को पूछे कि पैसा कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, कहाँ रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है इमरान खान के साथ इस वक्त हमारे जो रियासत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो मेरा ये ख्याल कहता है कि कुछ इस रुख पे सोच अड़ गई है, संजीदगी नज़र आ रही है और कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ जो आइंदा सिस्टम को ठीक करने के लिए बुनियाद का काम देगी, इंशाल्लाह वो होने जा रही है। ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा एक ऑप्टिमिस्टिक अंदाज़ा भी है और एक तमन्ना भी है, और इसे आप खुशगुमानी भी कह सकते हैं और अच्छी ख्वाहिश कह सकते हैं। लेकिन इस सब कुछ को देख के कुछ अच्छा होने जा रहा लगता है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसी बातें जो हम सुनना चाहते हैं, जो आज तक हमने नहीं सुनी, शायद वो सुनने को हमें मिलने वाली है। इसी खुशुमीदी के साथ आज इतनी ही बात, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।